अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बटोगे तो कटोगे का नारा मुख्य नारा बनता जा रहा है। अजीत पवार क्या एनडीए गठबंधन से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से नाराज है? और किस तरह से अजीत पवार अपनी रणनीति बना रहे हैं? क्या फिर से शरद पवार की इसमें कोई चाल है? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एक सप्ताह में अजीत पवार ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे ये लगने लगा है कि अजीत पवार एनडीए के हिस्सा हैं या नहीं। अजीत पवार ने सबसे पहले ये कहा कि जब सरकार बनाने की बात हुई महाराष्ट्र में, तो उस बैठक में अडानी भी मौजूद थे। ये एक ऐसा खुलासा है कि जो कोई भी नहीं करना चाहेगा कि अडानी जैसे कारोबारी सरकार बनाने की बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अजीत पवार ने यह खुलासा किया। फिर वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की बटोगे तो कटोगे वाली जो नीति है, वो हो सकता है देश के दूसरे हिस्सों में चल जाए, यूपी में चल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। एक तरह से ये बटोगे तो कटोगे का ही अच्छा वर्जन है, परिष्कृत वर्जन है। लेकिन अजीत पवार ने ये कहकर कि ये सिद्धांत को वे नहीं मानते, बटोगे तो कटोगे, ने एक नई मुसीबत खड़ी की है भाजपा के लिए। और उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जो काउंटर किया है, वो भी एक खतरे की घंटी को साफ बताता है। क्या फडणवीस और अजीत पवार के बीच तनातनी चल रही है? क्या अजीत पवार एनडीए छोड़कर चुनाव के बाद महायुति यानी कि महाविकास आघाड़ी के साथ जा सकते हैं? क्या चल रहा है आखिर? अजीत पवार क्या हार के डर से ऐसा कर रहे हैं? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखिए, अजीत पवार के बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि अजीत पवार बरसों तक हिंदू विरोधी लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए वे इस मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे। इसके क्या मायने हैं कि अजीत पवार अभी भी हिंदू विरोधी हैं, वो एनडीए में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे तौर पर फडणवीस यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अजीत पवार यहां भी नहीं रुके और फिर उन्होंने कहा कि गठबंधन चलाने के लिए सबसे अच्छे नेता विलास राव देशमुख थे। इसके क्या मायने हैं? क्या वे एनडीए गठबंधन के राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं? क्या वे फडणवीस पर सवाल उठा रहे हैं कि फडणवीस सही से एनडीए गठबंधन को नहीं चला पा रहे हैं? क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि वे एनडीए गठबंधन को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं? इससे बड़ी बात, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की आखिरी चुनावी रैली में अजीत पवार मौजूद नहीं थे। ये सबसे ज्यादा चर्चा को बढ़ावा देता है और ये बात भी शामिल होती है कि अजीत पवार मोदी की रैली को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 12 नवंबर को यही अजीत पवार नरेंद्र मोदी की पुणे रैली में मंच पर मोदी के साथ बात करते दिखे थे, लेकिन 14 नवंबर की मुंबई की रैली में वे गायब रहे। 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार ने मोदी की रैली से दूरी बना ली? इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो बड़ा कारण कारोबारी गौतम अडानी पर अजीत पवार ने जो खुलासा किया है कि वे सरकार बनाने की मीटिंग में मौजूद थे, यही कारण हो सकता है जिस कारण उन्हें मोदी की सभा से दूर रखा गया। दूसरा सवाल, योगी आदित्यनाथ का स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे भी एक कारण हो सकता है। शायद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे मंच पर अब दिखना नहीं चाहते जो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है या एक तरफा कट्टर हिंदुत्व की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? आखिर अजीत पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं? जबकि मोदी ने साफ कहा कि उनकी मुंबई में जो रैली थी वो आखिरी रैली थी, लेकिन उस आखिरी रैली में भी अजीत पवार नहीं पहुंचे। आपको याद है महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, इसके बाद नई सरकार बनेगी, लेकिन अजीत पवार जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और 59 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इस तरह से एनडीए से दूरी बनाना कई सवाल खड़े करता है। भविष्य में एनडीए की सरकार बनने पर भी सवाल खड़े करता है। अजीत पवार ने ये तक कह दिया कि उनकी जो सीटें हैं, यानी उनकी 59 सीट पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आखिर इसके क्या मायने हैं? अजीत पवार की ये रणनीति खुद की है या ये एनडीए का सामूहिक फैसला है? दरअसल अजीत पवार के इस रुख के पीछे जो कारण समझ में आता है वो 2 कारण है
कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य वोटर मुस्लिम और क्रिश्चियन रहे हैं। ऐसे में कट्टर भाजपाई नेताओं को साथ दिखाकर अजीत पवार अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहते। अजीत पवार के साथ लेने से बीजेपी का वोटर भी नाराज है। ऐसे में शायद अजीत पवार को यह समझ में आ गया कि भाजपा के वोट तो उनको मिलने से रहे, लेकिन अगर मोदी, अमित शाह और ये लोग उनके मंच पर रहे तो उनके परंपरागत क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट भी कट जाएंगे। यहाँ पर शायद वे इसीलिए बटोगे तो कटोगे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कट्टर हिंदुत्व उन्हें ले डूबेगा। ऐसे में वे क्या करना चाह रहे हैं? बीजेपी से दूरी सिर्फ दिखावे की है या वाकई में वे बीजेपी के साथ अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि टिकट बंटवारे में उन्होंने अच्छी सीटें हासिल कर ली है। फडणवीस का जो रुख है अजीत पवार के प्रति, उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात, योगी के विरोध के जरिए अजीत पवार सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे की लाइन मुझे पसंद नहीं है योगी आदित्यनाथ की, और महाराष्ट्र में ये नहीं चाहिए। तो वे एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने भी इस लाइन को एंडोर्स किया है, नए ढंग से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके अलावा अजीत पवार ने उनकी रैली से भी दूरी बनाई है मोदी की। और तीसरी बात, उन्होंने मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट पर प्रचार के आने से भी मना किया है। दूसरा बड़ी बात, क्या अजीत पवार सेक्युलर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि बहुत लंबे समय तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे हैं अजीत पवार, इसलिए उनको अभी ये समझने में वक्त लगेगा कि हिंदुत्व का मुद्दा क्या है और बटोगे तो कटोगे का क्या मतलब है। लेकिन क्या अजीत पवार सेक्युलर बने रहना चाहते हैं, नीतीश कुमार की तरह एनडीए में रहते हुए भी और कभी भी किसी का सपोर्ट कर सकते हैं? अजीत पवार एक और काम करते हैं कि जब मंच पर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो वे चुपचाप बैठे नीतीश कुमार की तरह मुस्कुराते रहते हैं। तीसरी बड़ी कारण ये समझ में आता है, क्या अजीत पवार ये सब निजी तौर पर कर रहे हैं या इसके पीछे एनडीए का एजेंडा है? बीजेपी के स्लोगन और हिंदुत्व से असहमति जताने से ऐसा लगता है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ अब नहीं है, उनकी बीजेपी के साथ कोई सहमति नहीं दिखाई दे रही। एक बड़ा कारण, क्या शरद पवार फिर से एक्टिव हैं और इस सब के पीछे, अजीत पवार के इस ढंग के पीछे शरद पवार की कोई रणनीति है, या अजीत पवार ये समझ चुके हैं कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो भविष्य में वे महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े रहने की कोई चीज समझ रहे हैं? वे इस बात पे जा रहे हैं कि भविष्य में महाविकास अघाड़ी का दरवाजा भी खुला रहे, इसीलिए वे सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार की राजनीति को समझना मुश्किल है। खुद अजीत पवार ने भी ये कहा था कि शरद पवार क्या सोचते हैं ये उनकी पत्नी भी नहीं जान सकती। तो क्या शरद पवार अभी भी अजीत पवार के साथ हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं दोनों मिलकर, ताकि महाविकास अघाड़ी 175 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर सके? आज के लिए इतना ही। महाराष्ट्र की राजनीति में और कई बदलाव होते रहेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप भी पॉलिटिकल खबरों की जानकारी के लिए पॉलिटिक्स वाला से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इसी नंबर पर अपने बारे में जानकारी भेजें। हम अलग अलग जिलों में, खासकर मध्य प्रदेश के जिलों में पॉलिटिक्स वाला के ब्यूरो खड़ा करना चाहते हैं, जो सटीक राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ कर सके, हमसे जुड़ सके। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।